कभी सोचा है कि क्या किसी देश का पूरा सपना, उसके सारे वादे, उसकी पूरी पहचान सिर्फ एक पन्ने पर लिखी जा सकती है? यही सवाल हमें सीधा लेके चलता है भारतीय संविधान के दिल तक, उसकी प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल तक। और ये रहा वो ही पन्ना, भारत के संविधान की प्रस्तावना। देखिए, ये सिर्फ कुछ लिखे हुए शब्द नहीं है, नहीं, ये एक वादा है, एक विजन है जो भारत के हर नागरिक को दिया गया है। और शायद इसीलिए इसे हमारे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है इसमें? हमारे संविधान बनाने वालों के लिए ना ये प्रस्तावना पूरे संविधान का निचोड़ थी। एक तरह से एक नॉर्थ स्टार की तरह जो देश को सही रास्ता दिखाने वाला था। और इसी बात को संविधान सभा के एक बहुत ही अहम सदस्य के मुंशी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था। उन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा पता है? हमारे लोकतंत्र की जन्मपत्री। हाँ, एक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। जैसे जन्मपत्री किसी का भविष्य बताती है ना, ठीक वैसे ही ये प्रस्तावना भारत के भविष्य का एक पूरा खाका थी। लेकिन एक मिनट, ये इतना जबरदस्त दस्तावेज बना कैसे? क्या ये विचार सिर्फ हमारे थे? नहीं, इसके पीछे दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज की इंस्पिरेशन थी। हमारे संविधान बनाने वालों का एक सीधा सा मानना था कि भाई, अच्छे आइडियाज की कोई बाउंड्री नहीं होती, जहां से अच्छा मिले ले लो। और उन्होंने यही किया। दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को खंगाला, उनकी गहराई से स्टडी की और जो सबसे बेहतरीन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे उन्हें एक साथ ले आए। जरा यहां देखिए, ब्रिटेन से हमने लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट उठाया, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए, और तो और रूस से न्याय के आदर्शों को भी शामिल किया। मतलब ये एक तरह से भारत के संविधान की ग्लोबल रेसिपी है। कमाल है ना? तो चलिए, अब करते हैं असली काम। प्रस्तावना के उन पावरफुल शब्दों को एक एक करके समझते हैं। वो शब्द जो असल में भारत की नींव हैं। यकीन मानिए, हर एक शब्द अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। पहला शब्द है संप्रभु, यानी सॉवरेन। इसका मतलब सीधा और साफ, भारत अब पूरी तरह से आजाद है। अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैसले लेने के लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। द बक स्टॉप्स विद अस। अगला शब्द है समाजवादी, यानी सोशलिस्ट। इसका मतलब है देश की दौलत और मौकों का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं कि सारी मलाई कुछ ही लोगों के पास चली जाए, नहीं, मकसद ये है कि सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर। इसका मतलब है कि स्टेट यानी सरकार की नज़रों में सारे धर्म बराबर हैं। सरकार का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा और हर एक नागरिक को पूरी आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से किसी भी धर्म को माने या ना माने। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, ये शब्द हमें याद दिलाता है कि बॉस कौन है। असली पावर जनता के हाथ में है। हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं और वो सरकार हमारे लिए काम करती है। और फिर आता है गणराज्य, रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है यानी प्रेसिडेंट का, वो किसी खानदान की विरासत नहीं है, कोई राजा रानी नहीं। वो पद चुनाव से भरा जाता है। हमारे बीच से ही कोई एक चुना हुआ इंसान उस कुर्सी पर बैठता है। अब बात करते हैं न्याय की, जस्टिस की। प्रस्तावना 3 तरह के न्याय का वादा करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। सामाजिक न्याय मतलब जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। आर्थिक न्याय मतलब अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो। और राजनीतिक न्याय मतलब हर किसी को अपनी आवाज उठाने का, सिस्टम में हिस्सा लेने का बराबर हक हो। स्वतंत्रता, लिबर्टी, मतलब सोचने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी, किसी भी विश्वास को अपनाने की आज़ादी, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी। हाँ, बस एक शर्त है कि इससे किसी और को कोई नुकसान न पहुंचे। समता, इक्वालिटी, ये वादा पक्का करता है कि कानून के सामने सब एक बराबर हैं। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। किसी की जाति, धर्म या जेंडर की वजह से उसे मौके कम नहीं मिलेंगे। एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए। और आखिर में वो शब्द जो इन सबको एक धागे में पिरोता है, बंधुता, फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा। ये एक एहसास है कि हम सब भारतीय पहले हैं, बाकी सब बाद में। एक ऐसी भावना जो हर इंसान की डिग्निटी का सम्मान करे और देश को एक रखे, जोड़े रखे।
तो यही है वो शब्द जो मिलकर भारत का विजन बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब इस प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा ही नहीं माना जाता था? जी हाँ, और यही कहानी हमें बताती है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक लिविंग, ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है। हुआ ये कि 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, बात खत्म। लेकिन फिर 13 साल बाद 1973 में एक लैंडमार्क केस आया, केशवानंद भारती केस, और इस केस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अटूट हिस्सा है, एन इंटीग्रल पार्ट। ये भारतीय कानूनी इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। और इस फैसले के ठीक बाद ये नंबर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 42, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने जब प्रियम्बल को इतनी अहमियत दे दी, तो 1976 में संसद ने 42वें संशोधन के जरिए इसमें 3 नए और बहुत ही शक्तिशाली शब्द जोड़ दिए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इस एक कदम ने प्रस्तावना को और भी मजबूत बना दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये शब्द बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इनका होता क्या है? ये जमीन पर कैसे उतरते हैं? देखिए, ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, ये हमारे पूरे लीगल सिस्टम के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। संविधान का पहला आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये लाइन सीधे सीधे प्रस्तावना में लिखे राष्ट्र की एकता के वादे को एक कानूनी हकीकत बना देती है। देखा आपने कनेक्शन? तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। प्रस्तावना में जो वादे किए गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, आज हमारी जिंदगी में इनके क्या मायने हैं? ये सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है, ये एक आईना है, एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि हमें मिलकर एक बेहतर भारत बनाना है। और इस सफर में आज हमने जो कुछ भी सीखा, वो हमें एक और कदम आगे ले जाता है, एक ज्यादा जागरूक और मजबूत नागरिक